नमस्कार बच्चों। शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा 12th क्लास में चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। और उसमें आगे बात करते हैं अपन। देखो, अपन ने पढ़ लिया था, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। हाँ, कुछ बच्चे उसमें देखो थोड़ा सा इश्यू बता रहे थे। फर्स्ट क्लास है उसमें, तो फर्स्ट क्लास को मैं एक बार चेक करता हूँ, उसके बाद आपको दोबारा से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा अगर उसमें कोई वो होगा ना। वैसे तो उसमें विशेष कोई समझने का था नहीं, वैसे एक अभिक्रिया वेग था, बस सांद्रता में परिवर्तन अपन समय। बाकी तो उसको आप वैसे भी रिटर्न कर लोगे ना। वैसे मैं वर्बली एक बार वैसे बोल के भी समझा दूंगा आपको। बाकी तो आपको लिखना है, ठीक है ना। या किसी क्लास में ले लेंगे, ऐसी कोई क्लास उसको देख लेंगे एक बार जैसे कल वाली क्लास में ले लेंगे। थोड़ा सा उसको समझा दूंगा एक बार आपको शुरू में 10-15 मिनट फर्स्ट क्लास को। बाकी रिटर्न तो आपके पास उसमें है, ये लिखा हुआ। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है उसमें, ठीक है ना। और देख लेंगे, जैसे अगर आप फिर बता देना कमेंट्स में, या तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। तो देखो, क्लासें आपको अच्छी लगे तो क्लासेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे तो आप कर रहे हैं शेयर वगैरह, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और भी प्रयास करें ज़्यादा, ताकि अपना शिवधाम परिवार जल्दी बड़ा हो। वैसे तो अपन 719 सब्सक्राइबर हो गए अपने, लगातार बढ़ रहे हैं, दो चार रोज बढ़ते ही हैं रोजाना। वॉच टाइम भी 2000 घंटे के करीब चल रहा है अपना, 1973 घंटे हो गया आज। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो देखिए, अपन बगैर देरी के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अपना चल रहा था अभिक्रिया का वेग। वेग दो प्रकार से पढ़ लिया, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। फिर औसत वेग तात्क्षणिक वेग में भी फिर हमने आगे जाके क्वेश्चंस कर लिए थे, अभिक्रिया वेग और स्टोइकोमेट्रिक गुणांक में संबंध। और आपको उसमें याद क्या रखना था कि यदि हमको अपनी अपनी रेट दे दे बनने की या विलुप्त होने की, बस उनके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी आपकी। ROR लिखा था अपन, रेट ऑफ रिएक्शन, या वो आपका एवरेज रेट है, वो औसत वेग। और यदि आपको क्या दे दे, रेट ऑफ रिएक्शन दे दे और अपनी अपनी दर पूछे, तो क्या करो, उनकी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक से गुणा कर दो। बस सिंपल है, इतना सा काम करना है। तो इस पर आधारित हमने क्वेश्चंस किए थे कल, 3-4 क्वेश्चंस किए थे। 3-4 में सब पार्ट कई सारे मिला के थे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी किया था एक अपन ने। अब देखिए, आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, अगला टॉपिक है इसमें। अब इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, देखो। अगला टॉपिक है अपना वेग नियम। क्या है? वेग नियम। अगले टॉपिक का नाम क्या है अपने? वेग नियम, या फिर इसी को बोलते हैं अपन क्या, वेग व्यंजक। वेग व्यंजक, या इसी को ही आप बोल सकते हैं वेग समीकरण। वेग समीकरण, इसी को ही क्या बोल सकते हैं आप बच्चों? वेग समीकरण। और ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाँ जी, ये लीजिए, वेग नियम, वेग व्यंजक या वेग समीकरण। अपन ऐसे हेडिंग डाल दिया करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब वेग व्यंजक, वेग नियम या वेग समीकरण क्या है, सुनिए। यानी अभिक्रिया का जो वेग है, उसको अभिकारकों की सांद्रता के रूप में प्रदर्शित करना, निरूपित करना, क्या कहलाता है? वेग नियम, वेग व्यंजक या वेग समीकरण। तो क्या लिखेंगे अपन? अपन लिखेंगे बच्चों क्या, अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को, या यहां से लिख देता हूं मैं, चलो। चलो यहीं से लिखता हूं, अभिक्रिया के वेग को ये लीजिए, अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की
अभिकारकों की अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के रूप में अभिकारकों की सांद्रता के रूप में सांद्रता के रूप में निरूपित करना वेग नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग नियम कहलाता है। वेग नियम कहलाता है, यानी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है? वेग नियम। याद हो आपको, तो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है, एक द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, या फिर उसी को गुलबर्ग और वागे का नियम या सक्रिय द्रव्यमान का नियम भी बोल सकते हैं उसको हम। बस वही नियम है। जैसे मैंने मान लो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ऐसी मान ली, ये लो, हाइपोथेटिकल का मतलब काल्पनिक, ऐसी अभिक्रिया है N1A प्लस N2B, और इससे क्या बन रहा है आपकी N3C प्लस N4D। और ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है आपका? कि अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के कैसा होता है? समानुपाती। अगर अभिकारक एक से ज्यादा है तो सांद्रता का गुणनफल करना है, और अगर अकेला ही है अभिकारक तो फिर क्या करना है आपको? उसका समानुपाती करना बस। तो क्या लिखूंगा मैं यहां से? देखो, अभिक्रिया का वेग, चलो मैं ये लिख देता हूं, अभिक्रिया का वेग समानुपाती है किसके? अभिकारकों की सांद्रता की। अभिकारकों की किसके? सांद्रता की। अभिकारकों की सांद्रता की कैसा है बच्चों? समानुपाती। किससे? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। चूंकि अभिक्रिया का वेग समानुपाती है किसकी? अभिकारकों की सांद्रता की। तो देखिए, अभिक्रिया का वेग मैं ऐसे कह दूं इसको रेट, ये रेट है वो समानुपाती होगा किसके? अब देखो, अभिकारक कौन है? ये कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये तो अभिकारक हैं। कैपिटल सी और कैपिटल डी क्या है? आपके उत्पाद। और ये आगे जो मैंने लिखा है N1 N2 N3 N4, ये क्या है? इनके स्टाइकोमेट्रिक गुणांक। जैसे N1 N2 अभिकारकों के हैं और N3 N4 किसके हैं? उत्पादों के। N3 N4 किसके हैं बच्चों? उत्पादों के। N3 प्लस N4। अब सुनिए, आप द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? अभिक्रिया का वेग समानुपाती है किसके? अभिकारकों की सांद्रता की। अब अगर एक से ज्यादा अभिकारक है तो उनका गुणनफल करना है हमको, प्लस माइनस नहीं, जोड़ना या घटाना नहीं है, क्या करना है? गुणनफल। तो देखो, यहाँ अभिकारक एक तो ए है, एक क्या है? बी। तो क्या लिखेंगे अपन? रेट बराबर, मतलब रेट समानुपाती किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी ए की सांद्रता और बी की सांद्रता के गुणनफल के क्या है? अभिक्रिया का वेग समानुपाती। अब इसको देखो, मैं हटाऊं यहां से, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं के रेट बराबर क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों? के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये लो, कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, कल भी बात की थी अपन। कंसंट्रेशन को किसमें? सांद्रता को किसमें लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट में। अब देखिए, वहां द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में तो क्या करते थे अपन? ये जो स्टाइकोमेट्रिक गुणांक थे ना, इनको ऐसे पावर में भेजते थे अपन कि N1 और ये पावर N2। लेकिन यहाँ N1 N2 को पावर में नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है उसको तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर लिखते हैं, जबकि ये जो वेग नियम है ना, इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वेग नियम कैसा होता है? अरे प्रायोगिक होता है। कैसा होता है? प्रायोगिक, प्रैक्टिकल्स पर आधारित है, कि वहां प्रैक्टिकली देखेंगे कि भाई ए की जो सांद्रता है उसकी तो कितनी घात पर डिपेंड कर रहा है, बी की कितनी घात पर डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में जो भी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक दे रखे हैं उतनी घात पे ही वो डिपेंड करे। ठीक है ना? तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ? N1 N2 नहीं लिखूंगा। तो फिर क्या लिखूं मैं? N1 N2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ? मैं कोई
अननोन घात लिख देता हूं ऐसे कि भाई ए की जो घात है वो तो कितना है x और b की घात कितना है y। वही यहां भी क्या होगा, a की घात x और b की घात क्या होगा y। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये वेग नियम हो गया आपके। कौन सा नियम? वेग नियम। ये लो, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये क्या है आपके? वेग नियम, इंपॉर्टेंट है। तो देखो वेग नियम में हमने क्या किया, अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के रूप में क्या कर दिया, निरूपित कर दिया हमने। अब मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे एक्स वाई का मान n1 n2 के समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, एक्स व वाई का मान x व y का मान n1 व n2 के समान हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। यानी कहने का मतलब है कि x और y का मान और नहीं भी, x और y का जो मान है पावर में x और y चल रहा है, इसका मान n1 n2 पर डिपेंड नहीं करता। यानी उसके समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसके समान हो भी सकता है बच्चों ये, और नहीं भी हो सकता। हाँ जी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात है। अब आगे देखो, मैं इसका यदि समय के सापेक्ष अवकलन कर दूं, किसका, इसका, किसका, अभिक्रिया का जो वेग है उसका, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से सुनो आप, ऐसे लिख दूं इसको मैं कि माइनस का dr अपॉन dt बराबर क्या लिख सकते हैं, k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ अरे b की पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों, y। अब चाहो तो तुम ऐसा लगा लो इसको, r ऐसा लिख दो, या r आप चाहो तो स्मॉल लिख लो। r का मतलब, अरे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, वेग, अभिक्रिया का वेग रेट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। तो अभिकारक R ले लिया अपन ने, तो ये R की सांद्रता में परिवर्तन की दर ही तो होगी, तो यही तो क्या है, अभिक्रिया का वेग ही तो है। बस मैंने वहां लिख दिया क्या, रेट की जगह माइनस का dr अपॉन dt अभिकारक के सेंस में, उत्पाद के सेंस में लिखोगे तो प्लस का dp अपॉन dt। तो अपन ने अभिकारक के सेंस में लिख दिया। तो ये समीकरण है, ये कैसा कहलाता है, ये अवकलन समीकरण है। ये वेग नियम का कौन सा समीकरण है, ये अवकलन समीकरण। तो क्या कहेंगे अपन, देखो, हाँ जी, देखिए क्या लिखेंगे अपन कि ये समीकरण कौन सा समीकरण कहलाता है, अरे ये अवकल समीकरण कहलाता है। अभी अवकल के दो, अवकलन के दो, एक ही बात है। तो क्या लिखेंगे, ये समीकरण नंबर हो गया आपके 2, समीकरण नंबर 2, ये लीजिए। और क्या कहेंगे, समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण 2 समीकरण 2 क्या कहलाता है बच्चों, समीकरण 2 अवकल वेग समीकरण कहलाता है, अवकल वेग समीकरण कहलाता है, अवकल वेग समीकरण कहलाता है। समीकरण 2 क्या कहलाता है, अवकल वेग समीकरण। क्या कहलाता है बच्चों, अवकल वेग समीकरण। और यहां पे जो k है ना, k, ये k जो है आपका, ये क्या है देखो, मैं इधर लिख देता हूं,
यहां पर ये जो k है ना, ये क्या है, अरे k समानुपाती स्थिरांक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। k को हम क्या कहते हैं बच्चों, वेग स्थिरांक कहते हैं। ध्यान रखें आप, k क्या है यहां, वेग स्थिरांक। k क्या है बच्चों, वेग स्थिरांक। अब देखो आगे हम क्या लिखेंगे, ये जो वेग स्थिरांक है ना, इसका मात्रक निकालते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, वेग स्थिरांक का मात्रक, ये हमसे पूछ लेगा कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। अब उसमें भी देखो अपन आगे जाके अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कि ये जो वेग नियम है ना, हाँ एक चीज मैं यहां लिख देता हूं, वेग नियम कैसा होता है, प्रायोगिक, इसलिए इसको संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं लिखा जा सकता। तो मैं ये नोट डाल के लिख देता हूँ, चलो ये मैं ये नोट डाल के ही लिख देता हूं आपके लिए। चलिए देखो, एक ये पॉइंट क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी, तो वेग नियम कैसा होता है, वेग नियम प्रायोगिक होता है। अभी कैसा, प्रायोगिक होता है। वेग नियम कैसा होता है, प्रायोगिक। अतः इसे संतुलित रासायनिक समीकरण को, अतः इसे संतुलित रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं लिखा जा सकता। संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। यानी इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं लिख सकते। किसको, वेग नियम को। किसको, वेग नियम को। अब देखिए अगली हेडिंग क्या है अपनी, वेग स्थिरांक का मात्रक। वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक। हाँ जी, क्या लिखेंगे, वेग स्थिरांक का मात्रक। वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का क्या लिखेंगे हम, मात्रक। देखिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, सुनिए आप। हमारे पास क्या था, मैं ऐसा लिख दूं, समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से क्या कहेंगे अपन, रेट बराबर क्या था अपने पास, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी पावर क्या है x, और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्या है अपने पास y। हो गया। अब देखो मुझे क्या निकालना है, k का मात्रक निकालना है। तो क्या लिखूंगा मैं यहां से, k बराबर, देखना आप, k बराबर ऐसे लिखेंगे अपन, k बराबर रेट, k बराबर क्या करोगे आप, इसको नीचे भेज दो आप, तो क्या हो जाएगा रेट, और a की पावर क्या होगा, अरे x, और b की पावर क्या होगा y। यानी एक तरीके से मैं ऐसे कह दूं कि a और b क्या है, a ये भी सांद्रता है, b भी क्या है, सांद्रता है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे कह दूं, देखना आप, रेट, रेट तो क्या है, अरे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, सांद्रता अपॉन क्या चल रहा है आपके समय, ये लो सांद्रता अपॉन समय, और अपॉन में क्या चल रहा है, सांद्रता की पावर, अरे ये दोनों सांद्रता ही है, तो सांद्रता की पावर x और सांद्रता की पावर y, इसको मैं ऐसे लिख दूं, सांद्रता की पावर क्या हो जाएगा आपके x प्लस y, सांद्रता की पावर x प्लस y, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, और ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो देखना आप,
तो सांद्रता, और ये भी सांद्रता, तो ये सांद्रता की घात 1 चल रही है, और इधर क्या है, सांद्रता की पावर x प्लस बाई। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि सांद्रता की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, अरे 1 तो पहले से चल रहा है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस अरे x प्लस बाई। होगा या नहीं होगा बताओ। और नीचे क्या चल रहा है, अरे नीचे चल रहा है आपका क्या, समय। ये वाला जो समय है वो कहां है बच्चों, नीचे। अरे ये वाला समय कहां आएगा, नीचे आएगा। ये वाला समय कहां आएगा आपका, नीचे आएगा। हाँ जी, ये वाला समय कहां आएगा आपके, नीचे। ये लो, हाँ जी, देखना आप। हाँ जी, देखना आप, ये वाला समय कहां आ रहा आपका, नीचे। हो गया। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख दूं, तो सांद्रता की पावर 1 माइनस एक्स प्लस बाई, इस एक्स प्लस बाई को मैं कह देता हूं एन। क्या कह देता हूं, एन। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस एन, और ये क्या है, समय। समय को ऊपर लेके जाओगे तो समय की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे कह दूं, देखो इधर आगे, इसको मैं आगे ऐसा कह दूं क्या, देखना आप। हाँ जी, चलिए इसको देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, सांद्रता की पावर 1 माइनस एन, और अपॉन क्या चल रहा है आपके, टाइम। एक बार दोबारा समझ लो आप, जो वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है, तो अपन को पता है समीकरण एक क्या था हमारे पास, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बाई, और के निकालना है तो कंसंट्रेशन को मैंने नीचे भेज दिया, किसके, रेट के। और रेट का मतलब क्या है, वेग। वेग का मतलब अरे सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय, और ये क्या है, सांद्रता है, सांद्रता 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 की पावर एक्स सांद्रता की पावर वाई। अरे आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये गुणा ही तो हो रहा है, एक्स प्लस वाई को जोड़ दिया मैंने। अब मैं इसको ऊपर ले गया, ऊपर लेके जाऊंगा, सांद्रता की घात 1 चल रही है, 1, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अरे माइनस हो जाएगा, तो माइनस का एक्स प्लस बाई, और समय कहां गया, इसको मैंने नीचे लिख दिया, बस ये काम तो किया है। अब इसको मैं क्या लिख रहा हूं, देखो आगे, अगली स्लाइड पे देखो आप। हाँ जी, अगली स्लाइड पे देखो आप, क्या हो जाएगा आपकी, कि के बराबर क्या होगा आपकी, तो सांद्रता क्या होगा, सांद्रता की पावर क्या लिख दूं मैं, सांद्रता की पावर 1 माइनस, और उसको मैं लिख दूं एन, और अपॉन क्या चल रहा है आपका, समय। अपॉन क्या चल रहा है आपका, समय। और आगे देखो क्या लिखेंगे अपन, सुनिए अब। आगे मैं ऐसा लिख दूं इसको कि के बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, तो सांद्रता क्या होती है, अरे सांद्रता मोल प्रति लीटर, तो ये तो क्या हो गया आपके, मोल, अरे मोल, और नीचे क्या चल रहा है, प्रति लीटर। और इसकी पावर क्या हो रहा है, अरे इसकी पावर पूरे की 1 माइनस एन, और आगे क्या है देखो, समय, टाइम है, तो टाइम को मैं ऊपर ले जाऊं। वैसे आपके तो टाइम मैंने कहा है कि आपके लेवल पे तो वो किसमें देगा, अरे सेकंड में ही देगा, पर फिर भी आप फ्लेक्सिबल रहें आगे के लिए। भाई हमको केवल ये तो है नहीं कि 12th पास ही करनी है, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देना है, ठीक है ना भाई। नीट जेई नहीं दोगे तो कोई तो दोगे आप, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कुछ भी दोगे आप, और भी कोई सा एग्जाम दोगे, केमिस्ट्री जिसमें आएगी तो आपके काम आएगा ही। तो ये मैंने क्या लिख दिया, टाइम, और देखो ऊपर ले गया हूं, ये टाइम की पावर 1 चल रहा है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टाइम इनवर्स। आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है बच्चों। और देखिए ये याद रखना है आपको, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, और ये क्या है हमारे लिए, अरे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए इंपॉर्टेंट कैसे है, सुनिए आप। यहां एन बराबर तो देखो मैं लिख देता हूं, क्योंकि एन बराबर क्या होता है,
अरे चूंकि n बराबर क्या है बच्चों, n बराबर है आपके, अरे x प्लस बाई। n बराबर क्या है आपके, x प्लस बाई। n बराबर क्या है आपके, x प्लस बाई। अरे x प्लस क्या है, y। क्या है, n बराबर x प्लस बाई। अब देखिए आप आगे की बात, अब आप आगे की बात देखिए, इसमें मैं तीन कंडीशन बता रहा हूं देखो, और n क्या है यहाँ, देखो n भी मैं लिख देता हूं। n क्या है आपकी, अरे n क्या है बच्चों आपके, n है आपकी अभिक्रिया की कोटि। n क्या है आपकी, अभिक्रिया की कोटि। ये लो, अभिक्रिया की कोटि। ये टॉपिक आएगा भी अपने, n क्या है, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, देखो मैंने क्या किया है, तो सांद्रता की जो पावर थी ना आपकी, ये सांद्रता वाली पावर थी, कौन सी, ये वाली, तो उस सांद्रता की पावर x, सांद्रता की पावर y, और दोनों को मैंने जोड़ दिया, और इसी को अपन ने x प्लस वाई को क्या कहा है, n। इसका मतलब क्या कहेंगे अपन, कि वेग नियम में जो सांद्रता पद आते हैं ना, कौन से पद, सांद्रता पद जितने भी आते हैं, 2 3 1 जो भी आता है, तो उनकी जो घात है उनको जोड़ दो आप, उससे क्या आ जाएगा, अभिक्रिया की कोटि। जोड़ा ही थे मैंने, तो क्या कहेंगे परिभाषा, कि वेग नियम में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांकों का योग क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए आगे अब मैं, अभिक्रिया की कोटि होगी n तो अपने पास, इसका मतलब मुझे n का मान देखना बस। बाकी देखो टाइम आपको सेकंड में दे, मिनट में दे, या आवर्स में दे, ईयर्स में दे, कुछ भी दे सकता है किसमें, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी कि समय किसमें देगा, वैसे आपके लेवल पे तो वो सेकंड में दे देगा। ठीक है ना, देखिए इसमें मैं तीन कंडीशन बना रहा हूं आपकी, कितनी, तीन। देखिए तीन कंडीशन कौन सी है, हाँ जी, देखिए तीन कंडीशन कौन सी हैं आपकी, अरे तीन कंडीशन हैं आपके, देखिए एक कंडीशन तो मैं ये ले लेता हूं, ये लो, एक कंडीशन आपके ये वाली ले लेते हैं इधर, हाँ जी, एक कंडीशन है आपकी ये वाली, हाँ जी, एक कंडीशन कौन सी है आपकी ये, और एक कंडीशन ले लेते हैं अपन ये, हाँ जी, एक कंडीशन ले लेते हैं अपन ये वाली, हाँ जी, देखिए ये लो, एक कंडीशन ये ले लेते हैं, और ये आपकी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है बिल्कुल, किसी भी अभिक्रिया के लिए पूछ सकता है आपसे। अब आपको क्या करना है, किसी भी अभिक्रिया के लिए दे दे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो आपसे कह दे शून्य कोटि की अभिक्रिया, कौन सी बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभी पढ़ने वाले हैं अपन आगे। तो जैसे आपसे कह दे कि कौन सी अभिक्रिया है, अरे शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये लो शून्य कोटि के लिए दे दे, या आपको कह दे प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एक मान लो जैसे आपसे कह दे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अपने दो ही हैं सिलेबस में, कौन से लेवल पे, 12th लेवल पे दो ही हैं आपके, शून्य कोटि जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। पर मान लो सेकंड ऑर्डर के लिए दे दे, या कोई से ऑर्डर के लिए दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सी अभिक्रिया है दूसरी, ये तीसरी होगी आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए आप सुनिए, हाँ तो शून्य कोटि का मतलब क्या है, अरे एन का मान क्या हो, जीरो। शून्य कोटि का मतलब क्या है बच्चों, एन का मान क्या हो, जीरो। एन क्या था हमारे पास, अभिक्रिया की कोटि, और शून्य कोटि का मतलब क्या है, कि एन का मान जीरो होना चाहिए। प्रथम कोटि सिंपल है, एन का मान क्या होना चाहिए आपके पास, वन होना चाहिए। एन का मान क्या होना चाहिए आपके पास, वन, ये लो। और इसके लिए एन का मान कितना हुआ आपके पास, अरे टू। मान लो
थर्ड ऑर्डर दे दे, तृतीय कोटि दे दे, कोई सी कोटि दे दे, -2 ऑर्डर दे दे, तो आपको -2 लिखना है n का मान, सिंपल। अब देखो यहां से k का मात्रक क्या होगा, k बराबर, k का मात्रक क्या होगा, देखो रखो, शून्य कोटि, देखो मोल प्रति लीटर की पावर क्या चल रहा है, 1 माइनस n, n का मान 0, तो 1 माइनस 0, ये तो 1 ही बचेगा, तो 1 माइनस 0 का मतलब 1 का मतलब ये ऐसे कैसे रहेगा बस, तो क्या लिखूंगा मैं इसका मात्रक, अरे इसका मात्रक मैं ऐसे लिख दूंगा बच्चों, मोल, और देखो चाहो तो लीटर को ऊपर ले जाओ, लीटर की पावर -1 यानी मोल लीटर इनवर्स, और आगे क्या चल रहा है, आगे तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, अरे टाइम बचा हुआ है, तो क्या लिखूंगा मैं, टाइम इनवर्स, क्या लिखूंगा, टाइम इनवर्स, तो ये क्या हो गया, शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक हो गया। ऐसे मान लो प्रथम कोटि के लिए देखो आप निकालोगे, n का मान कितना रखो, 1, तो देखो 1 माइनस 1 0, और किसी भी राशि की पावर 0 का मतलब, अरे ये क्या बन गया 0, तो बचा क्या आपके पास, टाइम इनवर्स से। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है बच्चों, अरे टाइम इनवर्स। अब जैसे टाइम आपको सेकंड में दिया तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, या मोल प्रति लीटर, और ये टाइम इनवर्स का मतलब सेकंड इनवर्स। आगे देखिए, अब 2 रख दो, 2 रखोगे तो 1 माइनस 2 -1, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, और वो तो ऐसे कैसे रहेगा, टाइम में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना अपन को, बस चेंज हो ये इधर वाले दो रहा, टाइम वाला तो ऐसे कैसे, देखो टाइम इनवर्स सब में चल रहा है, तो टाइम इनवर्स तो इसमें भी आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, के बराबर आपके क्या होगा, अरे मोल की पावर -1, और आगे क्या होगा, लीटर, ये लो एलटी का मतलब लीटर, और आगे क्या हो जाएगा आपके टाइम, अरे आगे क्या हो जाएगा बच्चों आपके टाइम इनवर्स, ये लो, जैसा प्रथम कोटि का है उसका उल्टा हो गया, देखो यहाँ मोल था वहां मोल इनवर्स, या लीटर इनवर्स था वहां लीटर हो गया, और टाइम इनवर्स तो सब में चल ही रहा है, तो ये सबके क्या हो गए, अरे ये सबके क्या हो गए बच्चों, ये सबके हो गए आपके वेग स्थिरांक के मात्रक। तो आपसे कोई सी कोटि का पूछे, आपको रटना नहीं है, आपको तो केवल एक फॉर्मूला याद रखना है कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, के बराबर मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। अब n का मान रख दो, जो भी ऑर्डर पूछे आपसे आ जाएगा आपका। इसका हो गया आपके ये, और इसका हो गया आपके ये लो, तीनों का मैंने निकाल दिया, तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें से देखो ये, अब चूंकि अपन तो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं 12th क्लास के हिसाब से, बाकी आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना, अरे ये जो मैंने लिखा है ना, ये तो मुझे तो समझाना था इसलिए, अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता तब तो मैं डायरेक्ट लिखता कि के का मात्रक ये है, मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, पर चूंकि बच्चा इस समय थोड़ा समझदार नहीं होता इतना ज्यादा, इसलिए मैंने पूरा ही लिख दिया। आपके पास तो आएगा ऐसे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक लिखो टाइम इनवर्स, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक लिखो, तो क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप कि द्वितीय कोटि के लिए तो मोल इनवर्स था लीटर, और टाइम इनवर्स, शून्य कोटि के लिए क्या है, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। हो गया, किसी को दिक्कत है तो आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना, बस वेग स्थिरांक ये नॉट आपको याद रखना है, और वेग स्थिरांक का मात्रक केवल आपको क्या याद रखना है कि मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। अब कोई सी कोटि पूछ ले, हमको वो सारे अलग अलग से याद नहीं रखने, बस जो भी कोटि पूछे बस उसमें रखना आप मान, n का मान रख देना, सब कुछ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए आप सुनिए आगे, ये हो गया आपका। अब सुनिए एक चीज, देखो यदि आपको याद हो तो अपन ने क्या लिखा था, अरे आपको याद है क्या, अपन से ऐसे पूछ ले कि वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, वैसे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, और मान लो आजकल थोड़ा सा ना पेपर का ट्रेंड तो 12th क्लास में बोर्ड क्लास में भी चेंज है, क्यों आप पहले जैसे पेपर नहीं पूछते हैं, अब थोड़ा सा वो भी तो, अब जैसे आरपीएससी के पेपर लगते हैं वो थोड़ा सा उसको यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे ही ये भी थोड़ा नीट वगैरह है उनको फॉलो करने लग जाते हैं धीरे धीरे, आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आते हैं आपके। अब आपसे ऐसे पूछ ले कि वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है जिसके वेग स्थिरांक का मात्रक अरे अभिक्रिया वेग के क्या होता है, समान। क्या कह रहा हूं मैं कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है जिसके वेग स्थिरांक का मात्रक अरे अभिक्रिया वेग के क्या होता है, समान। तो देखना अभिक्रिया का वेग क्या था हमारे पास, अरे सांद्रता में परिवर्तन अपॉन क्या था, समय, ये तो था अभिक्रिया का वेग। और सांद्रता का मतलब क्या है, अरे मोल प्रति लीटर, और नीचे क्या चल रहा है, वही टाइम, तो टाइम को क्या करोगे आप ऊपर लेके जाओगे ना, अरे टाइम को ऊपर लेके जाओगे, टाइम इनवर्स हो गया,
और इसको मैं लिखना चाहूं तो देखो मोल का तो मोल ऐसे कैसे रहेगा, और देखो लीटर, तो लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, अरे लीटर इनवर्स, और आगे क्या आया, टाइम इनवर्स। मैंने लिखा रखा है आपको अभिक्रिया वेग का मात्रक, तो देखो क्या आया, अरे मोल प्रति लीटर टाइम इनवर्स। किससे मैच कर रहा है, देखो इससे कर रहा है, नहीं वहां मोल इनवर्स है, यहाँ मोल है, वहां लीटर है, यहाँ लीटर इनवर्स है, इससे मैच कर रहा है, यहाँ तो टाइम है केवल। इससे देखो मोल मोल लीटर इनवर्स टाइम टाइम, इसका मतलब किससे मैच कर रहा है, अरे शून्य कोटि से मैच कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, अरे अभिक्रिया वेग के क्या होता है, समान। ठीक है, तो नोट डाल के लिख देता हूं। चलो, तो आपको ऐसा नहीं है कि 12th क्लास में केवल 12th क्लास के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको वो चीज देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके जो भी बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन। भाई ऑनलाइन का फायदा तभी तो है कि आपके गुरुजी भी नहीं पढ़ा रहे हैं, वो चीज को पढ़ाएं आपको। केवल ऐसे नहीं कि 12वीं क्लास का केवल ज्ञान दे दिया आपको कि बोर्ड क्लास में अच्छे नंबर ले आओ बस। हाँ, बोर्ड क्लास में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे अपने आप, जब तैयारी उस स्तर की होगी तो बोर्ड क्लास में तो अपने आप ही अच्छे नंबर आएंगे, 100 नंबर, कोई दिक्कत ही नहीं। और आपको 100 नंबर के हिसाब से प्रयास किया जा रहा है सब कुछ। फिर धीरे धीरे आपको अभी ये 8वां चैप्टर स्टार्ट कर दिया अपन ने, 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक वाले रह रहे हैं बस अपने यूट्यूब पे 12th क्लास के लिए। बाकी अभ्यास वाले सवाल हैं मैंने करवा रखे हैं कुछ, तो और मान लो बचे हुए हैं तो उनको भी करवा देंगे आपको यूट्यूब पे। और फिर उसके बाद आपको मैराथन क्लास लगा देंगे, एक हाफ ईयरली से पहले लगा देंगे, इनऑर्गेनिक एक, ऑर्गेनिक एक, फिजिकल, फिर एक, तीनों को मिला के फिर ऐसे आगे टेस्ट वगैरह ले लिया करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह ले लिया करेंगे आपकी। धीरे धीरे ईयरली से पहले और रिवीजन करवा देंगे आपको सारा, और क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करवा देंगे सारी। बस पढ़ना आपको है, पढ़ना आपको है, ट्रस्ट बनाए रखना है। और बाकी तो अपना देखो सिद्धाम जो केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल है बहुत अच्छा चल रहा है अपना, बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों का प्यार है इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। अब देखो उससे जैसे आपके कमेंट्स वगैरह अच्छे कमेंट्स आते हैं आपके, या आप कोई सजेशन देते हैं तो उससे मुझे भी क्या एप्रिसिएशन मिलता है कि मैं भी और है ना मेहनत करूँ बच्चों के लिए। एक टीचर के लिए यही तो है बस, और तो क्या है। तो पैसा तो हर कोई कमा रहा है, पैसा तो अपन पहले भी कमा रहे हैं, अब भी कमा रहे हैं, आगे भी कमाएंगे। पैसे वैसे की तो कोई बड़ी बात नहीं, बस बच्चों का प्यार बना रहे ऐसे, तो उससे अरे अंदर से फील तो होता है ना कि अच्छा ये बच्चे अपना कंटेंट है, अपन मेहनत कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं। बस ये है भाई, कोई भी यूट्यूब चैनल पे कोई पढ़ा रहा ना टीचर, हाँ अच्छा है तो उसके बारे में अच्छा लिखो, बुरा है तो बुरा लिखो, क्या दिक्कत है। वो तो आपके हाथ में है सब कुछ। ऑनलाइन में तो, ऑफलाइन में तो ऐसे है ना, कोई हमारे पास विकल्प नहीं है कि मान लो एक बार टीचर सेट हो गया फिर उसके बाद तो आपको पूरे सेशन पढ़ना ही उससे। हाँ, अगले सेशन में आप उसको हटा सकते हैं, बाकी तो पूरे सेशन तो पढ़ना ही है आपको। यहाँ ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं है ना, ऑनलाइन में तो आपकी इच्छा है, अच्छा लग रहा है तो पढ़ लो, नहीं लग रहा है तो दूसरा है। ठीक है ना। अब देखिए, तो मैं ऐसे नोट डाल के लिख दूं इस बात को, अभी जो मैंने बोला है आपको इसको मैं नोट डाल के लिख देता हूं। देखो क्या है, सुनिए। हाँ जी, देखिए क्या है, सुनिए। आप क्या कहेंगे, नोट, नोट क्या है आपका, आपका नोट है कि शून्य कोटि अभिक्रिया की, शून्य कोटि अभिक्रिया की, शून्य कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया वेग के, ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेता है, समान होता है। अभिक्रिया वेग के क्या होता है बच्चों, समान होता है। ये लीजिए, ये हो गया आपकी छोटी छोटी बातें थी, वो सारी बातें हो गई। अब देखिए आप, हाँ जी, अब सुनिए। अब आगे अब पढ़ेंगे हम अभिक्रिया की एक, हाँ चलो एक चीज और पढ़ लेते हैं थोड़ा उससे पहले। देखो अपने पास ये क्या है, अरे अपने पास ये देखो आप, ये था अपने पास वेग नियम, देखो ये वाला, ये क्या है अपने पास, वेग नियम। तो देखो मैं यहां से यदि ए जो है ना, ए, अरे ए बराबर यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर क्या रख दूं मैं, 1।
1 मोल प्रति लीटर। तो देखो ये भी एक, ये भी एक, अरे एक की पावर कुछ भी हो, एक ही होगा। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा ऐसे के। इसका मतलब क्या कहेंगे कि जब अभिकारकों की सांद्रता कैसी हो, अरे इकाई हो, जैसे 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर। तो अभिक्रिया का अरे जो वेग स्थिरांक है वो क्या है, अभिक्रिया वेग के क्या होगा, बराबर। क्यों, रेट बराबर क्या आ जाएगा ना यहाँ से। तो अभिक्रिया का वेग है वो वेग स्थिरांक के क्या होगा, बराबर। और इस अभिक्रिया वेग को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, स्पेसिफिक रेट। और जो ये कांस्टेंट है उसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो क्या कह सकते हैं अपन कि जब ए बराबर बी बराबर अरे 1 हो, तो रेट बराबर कहां से, समीकरण 1 से रेट बराबर क्या हो जाएगा के। तो क्या लिखेंगे अपन, देखिए आगे। हाँ जी, देखिए सुनिए क्या कहेंगे कि जब हाँ जी, देखिए यदि ए बराबर यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर क्या हो, कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर क्या हो 1 हो, तो समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से क्या कहेंगे अपन, समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से क्या कहा जाएगा, समीकरण 1 से कि रेट बराबर क्या हो जाएगा आपकी, अरे रेट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों के, रेट बराबर क्या हो जाएगा आपके के। और रेट बराबर के का मतलब है आपके, हाँ जी, देखिए रेट बराबर क्या हो जाएगा आपके के। और के क्या है यहाँ, के बराबर है आपके स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, यानी स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट, और रेट कांस्टेंट का मतलब विशिष्ट वेग स्थिरांक। विशिष्ट वेग स्थिरांक। तो क्या लिख सकते हैं अपन कि जब अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता क्या हो, अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, क्या हो बच्चों, इकाई हो, तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है, वेग स्थिरांक के क्या होता है, बराबर, के बराबर होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं, जिसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे विशिष्ट अभिक्रिया वेग, क्या कहते हैं इसको, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब देखिए आगे अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसके बाद जिससे अपन नया टॉपिक है वो कल स्टार्ट करते हैं, अनुसंख्यता और कोटि वाला। देखिए सबसे पहले तो है आपके क्वेश्चन, हाँ जी,
देखिए जो अपन ने अभी पढ़ा है इसके आधार पे देखो, उदाहरण आपके अभी जो पढ़ा है उसके आधार पर है आपके उदाहरण 4.4। उदाहरण 4.4 मेरे पास जो बुक्स है उसमें 4.4 है आपकी 4.4। हाँ जी, हाँ जी, चलिए देखो, ये लो उदाहरण 4.4 देखिए क्या है, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। ये लो, निम्न वेग स्थिरांकों से आपको क्या दे रखे हैं, वेग स्थिरांक दे रखे हैं। तो निम्न वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की, ऐसा सवाल पूछा है आपसे, अभिक्रिया की कोटि क्या करनी है, आपको पहचाननी है। अभिक्रिया की कोटि पहचानिए। देखिए कैसे पहचानेंगे, सुनना। पहचानिए, ये लो, कैसे पहचानेंगे आप देखना। एक दे रखा हमको, फर्स्ट सवाल दे रखा, देखो वेग स्थिरांक दे रखा है, के बराबर कितना है अपने पास, के बराबर है आपके 2.3 इंटू 10⁻⁻⁵। और देखो इसने ऐसे लिखा है लीटर मोल इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स, और आगे इसने लिख दिया ऐसे सेकंड इनवर्स। तो सेकंड को ये ऐसे लिखता है, लीटर को एल लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या दिक्कत है, हमारी तरफ से कैसे लिखी, हमको उससे क्या परेशानी। और अगला देखो, अगला इसने क्या लिख दिया, के बराबर देखिए 3 × 10⁻⁴ और आगे क्या लिखा है इसने, देखो सेकंड, अरे इनवर्स, आगे क्या लिखा है इसने, सेकंड इनवर्स। देखिए आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखना। हाँ जी, देखना आप, निम्नलिखित वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक दे रखे हमको, जैसे के बराबर वैल्यू दे दी इसने और उसका मात्रक लिख दिया, बस मात्रक को देख के हमको पहचानना है कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। कई बार क्या हमको ऐसे मैथमेटिकल वैल्यू दे दी, हम सोचते हैं इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, कौन सा लगाऊं, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अरे इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमको तो इससे मतलब है कि ये मात्रक किसका है। तो इसको अपन अपने हिसाब से चाहो तो ऐसे एडजस्ट कर लो, अरे मोल इनवर्स लिख सकता हूं इसको मैं, भाई पहले मोल लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, आगे पीछे कैसे लिखूं, फिर क्या लिख देते हैं अपन, लीटर, और फिर देखो आगे क्या है, सेकंड इनवर्स। ये लो, ये सेकंड इनवर्स। अरे ये मात्रक किसका था, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मात्रक था, देख लो अब, सेकंड ऑर्डर का ही था, देखो अब, अरे ये सेकंड ऑर्डर का ही था, देखो मोल इनवर्स लीटर और टाइम इनवर्स, टाइम सेकंड में दे दिया, मैंने कहा भी था आपको कि टाइम आपके लेवल पे सेकंड में ही देगा, किसमें देगा, अरे सेकंड में ही देगा, ठीक है। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया हुई आपकी, अरे ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया हुई आपकी, ये बच्चों कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, अरे ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुई आपकी, कौन सी ऑर्डर, अरे सेकंड ऑर्डर है। इसको देख के क्या पता चल रहा है कि इसके लिए एन बराबर कितना होगा बच्चों, अरे एन बराबर इसके लिए 2 होगा, यानी कहने का मतलब ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, अरे द्वितीय कोटि की, कौन सी कोटि की, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये कौन सी कोटि की, द्वितीय कोटि, कौन सी कोटि है बच्चों, द्वितीय कोटि। तो ऐसा सवाल दे देता हमको, दिया है पहले बोर्ड क्लास में आपकी, ऐसा सवाल पहले बोर्ड क्लास में दिया है। यहां देखो सेकंड इनवर्स, अरे टाइम इनवर्स, ये तो किसके लिए आया था, आपकी प्रथम कोटि के लिए आया था, देख लो सेकंड इनवर्स, ये रहा, देखो टाइम इनवर्स, टाइम का मतलब सेकंड में ले रखा है, तो कौन सी कोटि है आपकी, प्रथम कोटि। तो ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, अरे प्रथम कोटि अभिक्रिया, कौन सी है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो अभी जो पढ़ा है उसके आधार पर क्वेश्चन हो गया ये, प्रथम कोटि अभिक्रिया।
ये कौन सा हो गया बच्चों? प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी ज्यादा से ज्यादा। कल हम पढ़ेंगे अनुसंख्तर कोटि। कोटि मैंने समझा दिया था अभी आपको। कोटि ऐसे ही जो वेग नियम है उससे निर्धारित करेंगे अपन, और वेग नियम प्रायोगिक कैसे, मतलब कोटि भी कैसा हो जाएगा आपके प्रायोगिक। और परिभाषा मैंने बोली थी आपको कि वेग नियम में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांकों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की अरे कोटि। और वेग नियम कैसे लिखते हैं आपको मैंने समझा दिया। वेग नियम कैसे लिखते हैं कि रेट बराबर के, और कंसंट्रेशन किस किस की है, एक से ज्यादा अभिकारक है मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 4 है तो। अब पावर आपको संतुलित समीकरण में दे रखे ना, वो नहीं लिखनी है। अगर आपसे कह दे वो कि भाई ए की घात की इतने है ना, अभिक्रिया का भाई ए की इतनी घात पर डिपेंड कर रहा है, बी की इतनी घात पर, सी की इतनी पर, बस वो घात लगानी है आपको। और कुछ नहीं लिखे तो फिर तो अपन संतुलित रासायनिक समीकरण वाली लिखेंगे। और अगर लिख देता है तो फिर संतुलित रासायनिक समीकरण वाली नहीं लिखनी है, जो वो बोलता है उसको लिखना अपन को। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं बच्चों। और क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ठीक है ना, ताकि अपना कंटेंट पहुंचे। और भी जो बच्चे हैं जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है कि केमिस्ट्री, बच्चों के मन में अरे वह रहता है कि केमिस्ट्री बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है कठिन। बस बच्चे क्या बेसिक लेवल से पढ़ते नहीं और फिर वो डायरेक्ट टॉप लेवल से पढ़ते हैं, तो फिर उनको कुछ समझ नहीं आता, ऊपर से जाता है। और सब्जेक्ट कोई सा हो देखो, जब तक उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमको बेसिक्स आने जरूरी हैं। तो आपको हर चीज बेसिक लेवल से पढ़ाइए, बेसिक लेवल से और टॉप लेवल तक पढ़ा रहे हैं, जितना बोर्ड क्लास में आपसे पूछे उससे कहीं ज्यादा। ठीक है ना, और फिर आगे तो अपन ये 12th क्लास का हो जाएगा खत्म, 11th क्लास का अपन ने चला ही रखा, फिर नीट जेई के लिए बैच स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है ना, और भी केमिस्ट्री के लिए और भी कई सारे हैं, सीयूईटी वगैरह जैसे अगले साल आ जाएगी आपकी। आपकी जेट वगैरह का एग्जाम लगता है एग्रीकल्चर वालों के लिए। भाई केमिस्ट्री तो आती है, उसमें भी 11th क्लास की केमिस्ट्री है, वो तो ऐसी ही है सेम 12th क्लास की, तो ऐसी ही 12th क्लास में कोई ज़्यादा दम नहीं है उसमें केमिस्ट्री में, वो तो खेती बाड़ी से रिलेटेड है बस। तो उनके जेट वगैरह जो एग्जाम है उसमें आईसीआर वगैरह की एग्जाम लगती है, उसमें अरे 11th वाली केमिस्ट्री ज़्यादा आती है, उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए आप लगातार। और क्लास अच्छी लगे तो आप बढ़िया लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और देखो कमेंट्स वगैरह लिखें, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स। आपको अच्छा लगे तो बढ़िया कमेंट्स लिखें, ताकि है ना, अरे पढ़ने से मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कंटेंट अपना अच्छा है।